जय हिंद दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि सीएपीएफ में अर्थात सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और असम राइफल में आप कांस्टेबल कैसे बन सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इस संपूर्ण वैकेंसी के बारे में, जैसे कि फिजिकल कैसे होता है, भर्ती प्रक्रिया क्या होती है, एग्जाम कैसे रहेगा, कितने मार्क्स का होता है, हाइट, वेट, चेस्ट ये कैसा आपका रहेगा, इन सभी के बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेके आए हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आगे की प्रक्रिया। अब दोस्तों थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होती क्या है। दोस्तों सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसमें निम्नलिखित बल शामिल है। पहला है आपका बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दूसरा है आपका सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तीसरा आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस, चौथा है आपका सीआईएसएफ, इसको हम लोग सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं, पांचवा आपका एसएसबी, इसको हम लोग सशस्त्र सीमा बल कहते हैं। क्या कहते हैं? सशस्त्र सीमा बल कहते हैं। और अंतिम है आपका एआर यानी असम राइफल्स। अब दोस्तों थोड़ा सा इनकी ड्यूटीज के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि अगर आप इसमें सिलेक्टेड हो जाते हैं तो आप कहां कहां ड्यूटी करेंगे। अगर आप बीएसएफ में सिलेक्टेड होते हैं तो भारत की सीमाओं की सुरक्षा करेंगे। अगर आप सीआरपीएफ में होते हैं तो भारत की आंतरिक सुरक्षा प्लस नक्सल विरोधी अभियान के अंदर आप शामिल होते हैं। अगला है आईटीबीपी, हिमालयी क्षेत्रों में सीमा की सुरक्षा की जाती है, जो कि तिब्बत सेना के ऊपर भारत में जो है आईटीबीपी तैनात रहती है। अगला है एसएसबी, एसएसबी जो नेपाल और भूटान की सीमाओं की निगरानी करती है। सीआईएसएफ जो है महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयों, सरकारी भवन, दिल्ली मेट्रो और हवाई अड्डों की सुरक्षा करती है। अगला आपका एआर यानी कि असम राइफल्स, पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाती है। तो दोस्तों ये थी संपूर्ण जानकारी की अगर आप इन फोर्सेस में सिलेक्टेड होते हैं तो आप क्या ड्यूटी करेंगे। अगला दोस्तों कि आप सीएपीएफ में कांस्टेबल कैसे बन सकते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम कैसे लगता है, भर्ती कौन निकालता है। तो दोस्तों एसएससी कांस्टेबल जीडी की भर्ती के माध्यम से सीएपीएफ में कांस्टेबल की वैकेंसी निकलती है। तो जानते हैं इसी के बारे में। एसएससी कांस्टेबल जीडी की भर्ती के माध्यम से उपरोक्त सभी बलों के अलावा, यानी कि जो अभी हमने बलों की बात करी थी, आपने देखा होगा कौन कौन से बल की हमने बात करी थी। हमने बात करी बीएसएफ की, हमने बात करी सीआईएसएफ की, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स। इन 6 बलों के बारे में बात करी। साथ ही 2 और है, एक एसएसएफ है और एक आपका एनसीबी, यानी कि इन 6 बलों के साथ में उपरोक्त सभी बलों एसएसएफ और एनसीबी में भर्ती की जाती है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले हम इस भर्ती की सैलरी के बारे में जान लेते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी आपको। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबके लिए, जो भी जॉब करना चाहता है उसके लिए कि पेमेंट कितना मिलने वाला है। तो दोस्तों सैलरी की बात करें तो पहले पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पे लेवल 1 किसके लिए है? 18,000 से 56,900 के बीच में मिलेगा फॉर द पोस्ट ऑफ सिपाही इन एनसीबी, यानी एनसीबी के अंदर में अगर आप भर्ती होते हैं तो आपकी बेसिक 18,000 रुपए से शुरू होगी। और अगर आप सीएपीएफ में भर्ती होते, सीएपीएफ और एसएसएफ में भर्ती होते हैं तो आपका पे लेवल 3 से शुरू होगा और आपका बेसिक जो 21,700 से शुरू होगा और 69,100 रुपए तक आपका रहेगा। साथ ही प्लस अदर अलाउंसेज इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं, वो सभी के लिए मिलेंगे। क्या मिलेगा कि जो आपका बेसिक है, इसको हम लोग बेसिक बोलते हैं। किसको? ये जो आपको पेमेंट मिलने वाली है 21,700, ये आपका बेसिक पेमेंट होता है। बेसिक के अंदर में आपका बेसिक प्लस आपका डियरनेस अलाउंस होता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित होता है। उसके साथ में आपका टीपीटी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस,
उसके बाद में आपका HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, जहां आपकी फैमिली निवास करती है वहां का आपको अलाउंसेस मिलता है। साथ ही आपको एक मिलता है COR, ये होती है आपकी राशन मनी, यानी जो आप मेस में खाना खाते हैं तो उसकी आपको राशन मनी मिलती है। ये सब मिलाकर के लगभग आपका जितना बेसिक है उतने ही आपके लगभग ये अलाउंसेज हो जाते हैं। तो आपकी पेमेंट जस्ट डबल होने वाली, जैसे किसी का बेसिक अगर 21,700 है तो उसका बेसिक जो है लगभग 40,000 के लगभग बनने वाली है दोस्तों। तो पेमेंट 40,000 रुपए बनने वाली है। ये तो हो गई सैलरी की बात। तो दोस्तों उसके बाद में अगर आपके पास में एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको क्या चाहिए, क्या कितना मार्क्स? दोस्तों अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको कितने मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं? दोस्तों अगर आपके पास में एनसीसी का कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए? एनसीसी का अगर आपके पास में ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आपके पास में बी सर्टिफिकेट है तो दोस्तों आपको 3% मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आपके पास में सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। ये दोस्तों हो गया आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर के बारे में संपूर्ण जानकारी। आप इसको देख भी सकते हैं, ये हमने पिछले नोटिफिकेशन से हूबहू लिया है, जो कि पिछले नोटिफिकेशन में जो चीज दी गई थी आगे वाले नोटिफिकेशन में भी यही चीजें दी जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप इस भर्ती में अगर फॉर्म भरते हैं, इस भर्ती में अगर आप फॉर्म भरने के लिए इच्छुक है तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, उसी हिसाब से हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी फॉर ऑल पोस्ट। पीईटी के अलावा पीएसटी के अंदर में आपका हाइट, वेट, चेस्ट, 3 चीज आती है पीएसटी में। क्या? हाइट, वेट और चेस्ट। तो ये आपका माप क्या होना चाहिए? तो दोस्तों सबसे पहले बात करें कैंडिडेट अदर देन सीरियल नंबर 2 to 7 यानी जिनको छूट दी गई है उन कैंडिडेट के अलावा जो भी कैंडिडेट है उनका हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और लेडीज के लिए बात करें तो लेडीज का 157 नॉर्मल हाइट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 157 लेडीज के लिए हाइट होनी चाहिए। अब बात करें हम लोग एसटी कैंडिडेट की, जितने भी एसटी कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट का, मेल कैंडिडेट है उनका 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट का 150 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। अब बात करें ऑल शेड्यूल यानी एसटी कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जितने भी एनईएस के एसटी कैंडिडेट हैं उनका हाइट होना चाहिए 157 मेल कैंडिडेट का और फीमेल का 147.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आगे बात करें लेफ्ट विंग के जितने भी एसटी कैंडिडेट हैं यानी एलडब्ल्यू इफेक्टेड एरिया है उन कैंडिडेट के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका मेल कैंडिडेट का 160 हाइट होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट का 145 हाइट होनी चाहिए। साथ ही जो कैंडिडेट हिल एरिया के रहने वाले हैं उनका हाइट की हम लोग बात करें तो दोस्तों उनका हाइट रहने वाला है जो कि आपका गढ़वालीज है, कुमाऊनीज है, डोगराज है, मराठाज है एंड अदर कैंडिडेट है उनका 165 सेंटीमीटर मेल का और फीमेल का 155 सेंटीमीटर हाइट रहने वाला है। दोस्तों ये तो हमने बात करी दोस्तों हाइट के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों आगे वाली यानी कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के हैं तो उनकी हाइट है दोस्तों वो रहने वाली है 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट है उनका रहने वाला है 152.5 सेंटीमीटर। आगे बात कर रहा है कि मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा भी इसी के अंदर शामिल है। आगे बात बोल रहा है कि जो जीटीए क्षेत्र के रहने वाले कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट का हाइट कितना रहने वाला 157 जो है हाइट है वो रहने वाला है मेल कैंडिडेट का और फीमेल का 152.5 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। ये तो होगी दोस्तों हमारी हाइट के बारे में चर्चा। अब बात कर लेते हैं कि चेस्ट का क्या मापदंड रहना है, चेस्ट का मापदंड क्या रहना चाहिए। तो दोस्तों नॉर्मल जितने भी कैंडिडेट हैं उनका चेस्ट 80 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का उसमें एक्सपेंशन यानी कि फुलाव होना अनिवार्य है। यानी जिस कैंडिडेट का
चेस्ट 80 है उस कैंडिडेट का 85 के बीच में यानी 80 to 85 होना अनिवार्य है, यानी बिना फुलाए 80 होना अनिवार्य है और फुलाव के साथ में 85 होना अनिवार्य है। तो ये बात हो गई आपके नॉर्मल कैंडिडेट की, यानी कि 80 चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए। अब बात करें एसटी कैंडिडेट, तो एसटी कैंडिडेट का 76 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए। बात करें गढ़वाली, कुमाऊनीज, डोगराज, मराठास एंड असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का उनका 78 होना चाहिए। बाकी नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड GTA क्षेत्र के रहने वाले उनका 77 हाइट होना अनिवार्य है। पीएचडी में हमने एक चीज और जोड़ी थी कि आपका हाइट, वेट और चेस्ट। तो हाइट की बात कर ली, चेस्ट की बात कर ली, वेट रहेगा। तो वेट दोस्तों आपका हाइट और आपका जो एज है उसके हिसाब से एक चार्ट होता है, उस चार्ट के हिसाब से आपका वेट होना अनिवार्य है। अगर उससे कम या ज्यादा होता है तो आपको फिजिकल के दौरान कोई समस्या नहीं रहती है। मेडिकल के दौरान जो है डॉक्टर आपको मेडिकल में रेफर कर सकते हैं अंडरवेट या ओवरवेट होने के कारण से। तो वेट का भी इसमें अनिवार्य आप ध्यान रखें और नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ ले कि उसमें क्या दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि जो कैंडिडेट है उनका पीईटी यानी फिजिकल इंडोरेंस या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो कैसा रहने वाला है। तो इसमें दोस्तों मेल कैंडिडेट की बात करें तो मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर रनिंग है। कितना है? 5 किलोमीटर रनिंग है, वो आपका 24 मिनट में करना अनिवार्य है, यानी पासिंग मार्क्स है वो 24 मिनट में आपको आना है। साथ ही आपका 1.6 किलोमीटर रनिंग है, वो आपका 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। ये तो हो गया मेल कैंडिडेट की बात। अब बात करें फीमेल की, ये दोस्तों फीमेल कैंडिडेट है, ये फीमेल कैंडिडेट है। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो दोस्तों 1.6 किलोमीटर उसको रनिंग करनी होगी, वो आपको 7 मिनट का टाइम मिलेगा। 800 मीटर रनिंग में 5 मिनट में आपको कंप्लीट करना रहेगा। ये है फीमेल कैंडिडेट का क्राइटेरिया, जिसमें 1.6 और 800 दो अलग अलग रनिंग है। मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर और 1.6 किलोमीटर दो रनिंग उसको भी करना अनिवार्य है और दोनों में ही पास होना आवश्यक है। तो दोस्तों यहां तक हो गई आपकी क्या क्या आपको क्राइटेरिया इसमें होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं कि भर्ती प्रक्रिया कैसे रहने वाली है। दोस्तों सबसे पहले इस भर्ती का नोटिफिकेशन निकलेगा और वो एसएससी जीडी यानी एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा के माध्यम से इसका नोटिफिकेशन निकलेगा, जो कि एसएससी द्वारा निकाला जाता है। आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद में सबसे पहले जो प्रक्रिया होगी वो होगी आपका रिटन एग्जाम की। क्या होगी? आपकी रिटन एग्जाम की आपकी प्रक्रिया होगी। पहला क्या रहेगा आपका? रिटन एग्जाम होगा आपका। रिटन एग्जाम के बाद में दूसरी प्रक्रिया होती है, वो होती है फिजिकल की। दूसरी प्रक्रिया होती है फिजिकल की। तीसरी प्रक्रिया जो होती है वो होती है आपका मेडिकल की। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो इसमें 3 ही प्रक्रिया होती है। कौन कौन सी होगी? पहला आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम्स के आधार पे जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उनका फिजिकल होता है और फिजिकल के बाद में जो कैंडिडेट फिजिकल में पास होते हैं उनका एक मेरिट निकलता है, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सिर्फ कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में पास हो जाते हैं, उनका एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होता है और उसी के हिसाब से विभिन्न कोर्सेस में उसको ज्वाइनिंग दी जाती है। तो दोस्तों एक एक चीज को समझते हैं। तो पहला चीज है कि आपका लिखित परीक्षा क्या होगी, किस प्रकार से होगी। तो सभी प्रश्न जो है इस पेपर के वो किस प्रकार से होंगे? दोस्तों सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय यानी मल्टी चॉइस प्रकार के होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टी चॉइस क्वेश्चन इसमें आएंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो कि आपके सीबीटी आधारित परीक्षा होती है, उस कौन कौन सी लैंग्वेज में होगी? हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज तो इसमें होगी ही होगी। इसके अलावा 13 जो क्षेत्रीय भाषा है इसके अंदर भी होगी। आप जो चॉइस करेंगे उस चॉइस में आपकी भाषा आएगी। जैसे कि मैं हिंदी क्षेत्र का रहने वाला हूं तो वो पेपर हिंदी का तो आएगा मेरे को, मैं चॉइस करा हिंदी तो हिंदी आएगा, साथ ही अंग्रेजी सभी के साथ रहेगा, इंग्लिश जो है वो सभी के साथ रहेगा, बाकी हिंदी मैंने चुना तो हिंदी आएगा। अब जो क्षेत्रीय भाषा 13 है जैसे कि असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इन भाषाओं में भी परीक्षा होगी। आपकी जो भाषा है इनमें से उस भाषा को आप चूज
कर सकते हैं। अगर इनमें से आपकी कोई भाषा नहीं है तो आप या तो अंग्रेजी और या हिंदी का चयन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि आपका जो प्रश्न पत्र है वो कैसा होने वाला है। तो दोस्तों जो आपका प्रश्न पत्र है वो 160 अंकों का होगा। कितना का होगा? 160 अंकों का होता है और इसमें कुल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। और परीक्षा का समय की बात करें तो आपको 1 घंटा या 60 मिनट का अधिकतम समय दिया जाता है। और इस पेपर में 4 भाग होते हैं और प्रत्येक भाग में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका इस प्रकार से विवरण है। पार्ट ए है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होता है। पार्ट बी है वो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का है। पार्ट सी है वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का है। पार्ट डी है उसमें हिंदी या इंग्लिश, आप जिस लैंग्वेज में करना चाहे उस लैंग्वेज में आप उसको कर सकते हैं। अब बात करें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 0.25 अंक का नकारात्मक अंकन होगा। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो न्यूनतम कट ऑफ अंकों को प्राप्त करना आवश्यक है। आगे बात करेंगे कि न्यूनतम जो क्राइटेरिया है कट ऑफ का वो क्या है। अब बात करें दोस्तों कि न्यूनतम क्राइटेरिया क्या रखा गया है। दोस्तों मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन एग्जाम आर एज फॉलो, यानी कि आपका मिनिमम कितने मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है। इसमें एक लाइन और जोड़ी हुई है विद इन ब्रैकेट में कि विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स एप्लीकेबल टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स। जो हमने एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर की बात करी थी कि 2%, 3% और 5%, वो इसमें नहीं जुड़ेंगे। उनके अलावा आपको कितने मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो जनरल कैंडिडेट है उसको 30%, यानी कि आपका 160 नंबर का अगर आपका पेपर होता है तो उसका 30% आपको लाना अनिवार्य है। ओबीसी कैंडिडेट या ईडब्ल्यूएस है उनको 25 लाना अनिवार्य है। और ऑल अदर कैटेगरीज के हैं उनको 20% मार्क्स लाना अनिवार्य है। दोस्तों सेकंड जो है एग्जाम के बाद में जो कैंडिडेट लिखित परीक्षा पास करने के बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए उनको जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है और उनका पीईटी या पीएसटी होगा। जो कि हमने इसके जितना भी इसका मापदंड था उस मापदंड के बारे में हमने पहले बात कर ली थी कि क्या आपका मापदंड होना अनिवार्य है और आपका पीईटी में क्या क्या करवाया जाएगा। आगे बात करें दोस्तों मेडिकल परीक्षा की, यानी कि जो कैंडिडेट पेपर में सफल होते हैं उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। और इस दौरान क्या क्या मेडिकल होगा? दृष्टि यानी क्या दृष्टि परीक्षण यानी विजन टेस्ट, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, और शरीर में कोई अन्य स्थायी रोग या विकृति नहीं होनी चाहिए। साथ ही टैटू आपकी बॉडी पर होता है तो उसकी जांच की जाती है। ये कुछ चीजें थी जो मेडिकल के बारे में हमने डिस्कस करा है। आगे है दोस्तों आपका फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी आपका एग्जाम जब आपका हो जाता है, आपका फिजिकल हो जाता है और आपका मेडिकल हो जाता है, मेडिकल के साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है, उसके बाद भी बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट। मेडिकल परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। ऑनलाइन आवेदन करते समय दिए गई वरीयता के आधार पर सीएपीएफ में नियुक्ति दी जाती है। दोस्तों यह है प्रेफरेंस, आप फोर्सेज में किस प्रकार से वरीयता दे सकते हैं। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय प्राथमिकता क्रम में निम्नलिखित सीएपीएफ संगठनों को वरीयता देनी होगी। सभी 8 बलों की वरीयताओं को भरना अनिवार्य है। इसमें 8 बल वो है, 6 तो हो गया अपना सीएपीएफ के और 2 हो गया एसएसएफ, 1 और 1 एनसीबी। तो उनको भी आपको इसमें 8 को आपको चयन करना है जो इस प्रकार से है। अब दोस्तों बात करें कि आपको किस प्रकार से वरीयता देनी है, वो आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप सीआईएसएफ चुने तो आप सीआईएसएफ को पहली वरीयता दें। आप चाहते हैं कि आप बीएसएफ चुने तो आप बीएसएफ को पहली वरीयता दें। आप चाहते हैं नहीं मुझे सीआरपीएफ में जाना है तो सीआरपीएफ को पहली वरीयता दे सकते हैं। वैसे मेरे आइडिया से अगर बताऊं मैं तो मैं अभी बताता हूं कौन सी फोर्स आप पहले चुन सकते हैं जो कि बेस्ट है। दोस्तों सबसे पहले बात करें हम लोग इतनी फोर्सेस में, यानी बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एनसीबी और एसएसएफ। तो इसमें आपको सबसे पहले चॉइस देनी होगी, मेरे हिसाब से बता रहा हूं मैं, तो आपको एनसीबी चुनना होगा। एनसीबी के बाद में आप सीआईएसएफ चुन सकते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये दोनों ही क्यों चुनना है आपको इसके बारे में बताऊंगा। इनके अलावा आपकी चॉइस है कि आप किसी भी फोर्सेस का आप चयन कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, कर सकते हैं इसके हिसाब से। बाकी आप सीआईएसएफ और एनसीबी इनको आप बेस्ट चॉइस पर रखें।
अब आगे बात करते हैं कि जो अभ्यर्थी पीएसटी और पीएटी और मेडिकल परीक्षण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उत्तीर्ण होंगे उन्हें अंतिम मेरिट सूची में शामिल करने पर विचार किया जाएगा। अब कुछ बात कर लेते हैं कि आपका परीक्षा में चयन किस प्रकार से होगा। एक एक चीज, एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं। पहला है चयन प्रक्रिया में शामिल चरण। क्या क्या कितने चरण है इसमें? चयन प्रक्रिया में शामिल चरण कौन कौन से, जिसकी हमने बात कर ली। पहला आपका होगा रिटन एग्जाम, उसके बाद में पीएसटी, फिर पीईटी, फिर डीएमई या आरएमई और दस्तावेज वेरिफिकेशन। अब बात करते हैं कि आपका कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में न्यूनतम अंक क्या रहेगा। यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण यानी कि फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और एनसीसी सर्टिफिकेट के बोनस अंक प्रारंभिक चयन में शामिल नहीं होते हैं। जो यहाँ चयन होता है यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट वाले के नंबर शामिल नहीं होंगे। आगे बोल रहा है कि फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होता है। यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्रदर्शन एनसीसी बोनस अंकों सहित के आधार पर राज्य, क्षेत्र और श्रेणीवार शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। लगभग 8 गुना उम्मीदवारों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ये इसमें दे रहा है। आगे बात करें कि फिजिकल में सफल उम्मीदवार, यानी फिजिकल में जो उम्मीदवार सफल होंगे उनका क्या है कि फिजिकल में सफल उम्मीदवारों को मेडिकल और दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आगे बोल रहा है कि मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टिंग किस प्रकार से होगी। यानी कि मेडिकल में सफल उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर लगभग 2 गुना संख्या में मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यानी फिजिकल के लिए कितना था? 8 गुना। अब फिजिकल में जितने बच्चे पास हुए हैं उन बच्चों में से जितनी वैकेंसी है उसका 2 गुना मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसका बाद में होगा दस्तावेज, मेडिकल होने के बाद दस्तावेज सत्यापन, यानी उम्मीदवारों से प्रमाण पत्र लिए जाएंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिलान किया जाएगा। एनसीसी प्रमाण पत्र नहीं देने पर बोनस अंक नहीं मिलेगा। सीएपीएफ वरीयता आपको किस प्रकार से वरीयता करनी है। आवेदन करते समय उम्मीदवारों को सभी 8 बलों की वरीयता देना अनिवार्य है। जो बल इस प्रकार से हैं और हमने कुछ समय पहले बात भी करी थी। फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल होने की क्या क्या शर्तें रखी गई है। यानी क्या है, फिजिकल और मेडिकल में सफल उम्मीदवारों को ही फाइनल मेरिट में शामिल किया जाएगा। कोर्स का आवंटन किस प्रकार से होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंक एनसीसी बोनस अंकों सहित, इसमें एनसीसी बोनस अंक भी जोड़ दिए जाते हैं और उम्मीदवार द्वारा दी गई वरीयता के आधार पर फोर्सेस का आवंटन किया जाता है कि आपने कौन सी फोर्स पहले चुने, उसी हिसाब से जितने आपके नंबर आए, जिस मेरिट कैटेगरी में आपका नंबर आता है उसी हिसाब से आपको फोर्सेस दी जाती है, अलॉट की जाती है। 10वां है डोमिसाइल की सावधानी कि आप जो सर्टिफिकेट बनवाते हैं डोमिसाइल, उसमें क्या क्या सावधानी आपको बरतनी होगी। यानी आवेदन पत्र भरते समय राज्य और जिले को ही डोमिसाइल माना जाएगा। यानी जो फॉर्म आपने अप्लाई किया है और उस फॉर्म में जिस स्टेट को आपने डोमिसाइल स्टेट चुना है वही आपका गृह राज्य माना जाएगा। बाद में आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। बाद में बोल रहे हैं कि न कि स्थायी या पत्राचार पते को, इसमें कोई बदलाव बाद में नहीं किया जा सकेगा। अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया, चाहे आपने गलती से अगर आपने डोमिसाइल कोई दूसरे स्टेट भर दिया है जब क्या रहने वाले कहीं और के हैं, तो बाद में इसमें परिवर्तन नहीं होगा। आगे बोला कि डोमिसाइल मिसमैच होने पर, यानी किससे मिसमैच होगा, अगर डोमिसाइल प्रमाण पत्र और आवेदन पत्र में अंतर हुआ तो उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी। जो हमने भी बोला कि जैसे मान लीजिए आप राजस्थान के रहने वाले हैं और आपने गुजरात का भर दिया कि मैं गुजरात का डोमिसाइल हूं, और फिर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है गुजरात के, डॉक्यूमेंट्स कहाँ के, राजस्थान के, तो आप मिसमैच हो गया ना दोनों में फॉर्म भरते समय और आपका सर्टिफिकेट, तो आपकी वही उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी। आरक्षण की स्थिति क्या बोल रहा है कि आरक्षित श्रेणी यानी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम के सामान्य मेरिट में चयनित उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में गिने जाएंगे। सामान्य श्रेणी में कोई कैंडिडेट चयन होता है तो उनको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट छूट लेता है इसी कैटेगरी के तहत कोई छूट लेता है, जैसे एज में छूट ले रहा है, हाइट में छूट ले रहा है, तो फिर उस कैंडिडेट का उसी कैटेगरी में गिना जाएगा जिस कैटेगरी से वह बिलोंग करता है। आगे बोल रहा है कि नक्सलिया बॉर्डर क्षेत्र के उम्मीदवार, यानी पहले इन्हें उन्हीं क्षेत्रों की वैकेंसी के लिए विचार किया जाएगा, फिर सामान्य क्षेत्र के लिए इनको चुना जाएगा। आगे बोल रहा है योग्यता की पुष्टि,
चयन की सभी अवस्थाओं में उम्मीदवार की पात्रता की पुष्टि आवश्यक है। किसी भी स्तर पर नियमों के उल्लंघन पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। बोला है नियुक्ति की कोई गारंटी नहीं है। परीक्षा में सफल होना केवल नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है, अंतिम निर्णय सरकार के संतोषजनक जांच के बाद होता है। आगे बोल रहे कट ऑफ के बावजूद चयन नहीं होने पर यानी कि उम्मीदवार संबंधित आयोग कार्यालय से 2 महीने के भीतर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका कट ऑफ पे नंबर आ गया और आपको ज्वाइनिंग नहीं मिली है तो आप जो है संपर्क कर सकते हैं एसएससी से। आगे बोल रहा है नियुक्ति पत्र नहीं मिलने पर, अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है तो आपको अंतिम परिणाम घोषित होने के 1 वर्ष के भीतर जो संबंधित फोर्सेज है, जिस फोर्सेज में आपको चुना गया है उस फोर्सेज के कार्यालय से आपको संपर्क करना है कि आपको ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी गई है। अब बात करते हैं कट ऑफ मार्क्स की कि पिछली परीक्षाओं में कट ऑफ मार्क्स किस प्रकार से जाता है। तो दोस्तों एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती प्रक्रिया एक ऐसी भर्ती है जिसके अंदर सभी एग्जाम, जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें सबसे हाई मेरिट जाती है और उनकी मेरिट बहुत ही टॉप लेवल की मेरिट जाती है। आप आज तक की मेरिट देख सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर में जैसे 160 का पेपर होता है तो पिछली साल का जो मेरिट है स्टेट वाइड अलग अलग जाता है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग जाता है, जो कि टॉप मेरिट जाती है इसके अंदर में। आप पिछले सालों की जितनी भी मेरिट गई है उस मेरिट से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपके स्टेट से कितनी मेरिट गई है। ये तो दोस्तों आप एसएससी की वेबसाइट पर जाए, वहां से जो है आप जितना मेरिट पिछले साल का गया है वो निकाल करके आप देख सकते हैं और हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपके स्टेट से पिछले साल कितना मेरिट गया है। तो हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि इस साल कितना मेरिट जाने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, अब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों आपसे एक छोटा सा अनुरोध और है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल बलबीर फौजी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही आपका अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, हम सभी के कमेंट्स का इंडिविजुअली जवाब देते हैं। तो दोस्तों ये थी एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती प्रक्रिया या सीएपीएफ में कांस्टेबल भर्ती होने की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों अगर आपका सपना एसएससी कांस्टेबल जीडी के माध्यम से सीएपीएफ में भर्ती होने का हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एज ए गाइड की तरह काम करेगा। आप इस वीडियो को देख करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल बलबीर फौजी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस प्रकार की भरपूर भर्तियों का आप लाभ उठा सकें। साथ ही दोस्तों आपसे अनुरोध है कि हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक। दोस्तों इस नाम से हमारे चैनल्स और पेज बने हुए हैं, वहां जाके आप फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं। इनके ऊपर हम लोग भर्तियों से रिलेटेड छोटे छोटे क्लिप्स और छोटे छोटे नोटिफिकेशन वहां पे डालते रहते हैं। उनको देख करके आपकी हेल्प हो सकती है कि इसका एग्जाम कब होने वाला है, कब इसका मेडिकल होने वाला है, इसका जो है क्या डेट रिलीज हो गया, ये संपूर्ण जानकारी वहां पे हम प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।